बन पाता तो ऑफ भी दे सकते थे, या फिर उनको जो है वो ओवरऑल अगर उनका, लेकिन अगर छुट्टी नहीं दी सबा तो कुछ आप इस तरह से भी किया जा सकता है कि बच्चों का जो ब्रेक होता है, हाफ टाइम होता है, उसमें ग्राउंड में बच्चों को ना जाने दिया है, और स्कूल के अंदर अगर लाइट जाती है तो प्रॉपर जनरेटर बैकअप रखा जाए ताकि गर्मी ना हो और लोड शेडिंग की वजह से बच्चों को गर्मी ना लगे। सही, लोड शेडिंग की वजह से गर्मी ना लगे और ऐसा पॉसिबल हो जाए, काश मौसम ही अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारी जो इंतजामिया है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने तो कुछ करना ही नहीं है और फिर सूरत हाल ऐसे ही चल रही हैं, बस वादे बातें जलसे और फिर किस्से कहानियां और साथ साथ एक दूसरे पर तनकीद। तो जनाब ये सिलसिला तो चलता रहेगा सियासत के अंदर। हम बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। 5 तारीख ही को इंशाअल्लाह हम मिलकर जलसा करेंगे, एक जलसा करेंगे। दूरियां मिट गई, फासले कम हो गए। एमक्यूएम के दोनों धड़ों का 5 मई को टंकी ग्राउंड में मुश्तरका जलसा करने का ऐलान। बहादुराबाद ग्रुप के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब मुहाजिर सबको जोड़ेंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि मुहाजिरों की ताकत की बहाली के लिए इत्तेहाद किया। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है। नवाज शरीफ ने 2018 के इलेक्शंस को रेफरेंडम और इनकलाब करार दे दिया। कहते हैं नून लीग का मुकाबला इमरान या जरदारी से नहीं, खलाइक मखलूक के साथ है। 10 साल में पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे। और पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में भी सूरज आज सवा नेज़े पर होगा। दीगर शहरों में भी पारा हाई रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई कर दी। तो जनाब महकमा मौसमियात ने तो अलर्ट जारी कर दिया है और इस हवाले से आपने इकदाम भी करने हैं, घर में भी रहना है और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। गुड मॉर्निंग आज में करनी है ढेर सारी बातें और करेंगे सियासत की बातें भी और आपको बताएंगे कि सियासत में क्या चल रहा है। और जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है, यानी कि मेरा इशारा है एमक्यूएम की तरफ, जो कि 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए, लोगों के लिए, महाजिर कौम के लिए एक होने का फैसला कर लिया है और एक हो भी गए हैं। लेट्स सी ये इत्तेहाद कितना चलता है, 2018 के इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इससे। खैर, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे कि एमक्यूएम के हालात और वाकयात क्या हैं और क्या ये इत्तेहाद कामयाब होगा 2018 के इलेक्शन में, इनका वोट बैंक की अपना वोट बैंक हासिल कर सकेंगे या नहीं। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब वक्फे से पहले टॉप स्टोरीज हम जान चुके हैं, अब रुख करते हैं मुख्तलिफ शहरों का। सबसे पहले हम जाएंगे लाहौर, जहां तारिक खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज कैसा मौसम है? आज तो बताया जा रहा है हीट वेव का खदशा है, लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी। मौसम जो है कुछ कल से ही अबर आलूद है। लाहौर में कुछ बूंदाबांदी भी कल लाहौर में हुई थी और उसके असरात आज सुबह भी महसूस किए जा रहे हैं। हवा जो है वो लाहौर में कुछ चल रही है और कुछ बादल जो हैं वो आए हुए हैं। आँख पिछोली का सिलसिला जो है जारी है। सूरज कभी बादलों की ओट में छुप जाता है, कभी सामने आता है, जिससे मौसम अभी तक जो है इतनी शिद्दत नहीं है उसमें, लेकिन हो सकता है ग्रेजुअली इसमें शिद्दत आ जाए क्योंकि पिछले 2 दिन से गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। इसके साथ साथ अगर हम सियासी एक्टिविटीज़ देखें तो पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो जारी है पिछले कुछ दिनों से और वो इनका आज सेशन जो है वो आज फिर होगा। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं और कई एक्टिविटीज़ हैं, कई रहनुमाएँ जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले इंतखाबात के हवाले से वो अपनी पॉलिसी जो है वो बना रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को दोबारा से असर नो तरतीब दिया जाए और वो कुछ न कुछ सीटें जो हैं वो यहाँ से हासिल कर सकें। इसके साथ साथ YDA जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है उनका प्रोटेस्ट है कि उनकी सैलरीज जो हैं उनमें इजाफा किया जाए। इस हवाले से उनकी जो प्रोटेस्ट है वो आज जो है खबरों की जीनत बनेगा। जी
ठीक है, तारिक खाना में लाहौर से अपडेट कर रहे थे आपका बेहद। और अगर हम मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो ओवरऑल मौसम तो वेज गर्म ही है, लेकिन यूजुअली ये होता है कि कुछ कुछ शहरों में ऐसा भी होता है कि सुबह के टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि कराची में थोड़ी देर से पहले हो रहा था कि सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम हो जाता था और फिर 10 बजे लगता था कि ज़्यादा गर्मी होती थी। एग्जैक्टली, और दिन में उतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। तो जनाब, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मौसम के हवाले से, तो मौसम के हवाले से तो बात चलती रहेगी और इसकी अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे कि अब क्या सूरत हाल है मौसम की, क्या सूरत हाल है हीट वेव की। अब कुछ हम बात कर लेते हैं तालीम के हवाले से। तालीम की कोशिशों में जहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वहीं पर सफूरा में एक खातून ऐसी भी हैं जो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही हैं। तो पहले आपको ये पैकेज दिखाते हैं, इनके हवाले से ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवाना फ़ारूक है और मैंने ये काम एजुकेशन के हवाले से 2 साल तकरीबन 2 साल पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने घरों में ज़्यादा बच्चों को बुक्स वगैरह प्रोवाइड की हैं, उनको दिया है कि कुछ ना कुछ घर में वो लोग तालीम हासिल करें। लेकिन मैंने ये सोचा कि सिर्फ बुक्स देने से कुछ होता नहीं है, एक प्रॉपर स्कूल हो जहाँ उनको तालीम डेली बेसिस पे मिले। तो मैंने काफ़ी जगहों पे एक स्कूल मतलब छोटा सा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं ना। यहाँ पे जब मैंने सर्वे किया तो यहाँ मैंने बच्चों के फॉर्म वगैरह एडमिशन फॉर्म जमा किए, तो यहाँ मुझे काफ़ी तादाद बच्चों की ऐसी मिली जो तालीम हासिल करना चाहते हैं। मैं जब लोगों के घरों पे गई तो यहाँ फैमिलीज़ की ऐसी लड़कियाँ हैं जो माशाल्लाह से 13-14 साल की हैं, लेकिन वो घरों से निकलती नहीं, बहुत पर्दे वाली हैं। तो माशाल्लाह से वो लड़कियाँ मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हम आपके पास तालीम हासिल करेंगे। यहाँ माशाल्लाह बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसमें शुरू में जब मैंने फॉर्म जमा किया तो उसमें 30 से अबव थे, लेकिन अभी जब मैंने स्टार्ट किया है तो माशाल्लाह से 59 से ऊपर बच्चे हैं जो पेंडिंग पर भी हैं। माशाल्लाह से डेली का एक जो वर्ड या एक जो सेंटेंस होता है मैं इनको इंग्लिश का सिखाती हूँ, ताकि कुछ ना कुछ इनको नॉलेज में रहे। जैसे बात कैसे करनी है, टॉक इंग्लिश में करना हो उस लिहाज से। उसके अलावा ये है कि छोटे छोटे वर्ड वगैरह होते हैं इंग्लिश के, वो इनको समझाना होता है। और ये है कि अलग अलग कैटेगरीज के हैं, कोई एक नहीं है, बस हिंदी, उर्दू, पश्तो और सराइकी सब में। मेरी वजह से थोड़ी बहुत तालीम भी मिल जाए तो उनको मुझे बहुत खुशी होगी। और माशाल्लाह से ये बच्चे सारे जो है ना बहुत माशाल्लाह से ज़हीन है, ये नहीं कि उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस छोटे जो हैं बिल्कुल न्यू हैं, उन पर थोड़ी मेहनत है, बाकी जो बड़े बड़े हैं काफ़ी ज़हीन हैं कि फ़ौरन पिक कर लेते हैं उस चीज़ को। मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमें बच्चों की तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये कि पेरेंट्स को भी, मैंने यहाँ पे ये देखा है कि बड़ी लड़कियों को नहीं पढ़ाते, बोलते हैं कि लड़कियाँ क्या करेंगे, कल को शादी हो जाएगी उनके। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि उनको भी तालीम देनी चाहिए। उनको ये है कि माशाल्लाह से हुनर सीखने का भी शौक़ है, हमें तो ब्यूटिशियन का कोर्स आ जाए या सिलाई का, इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसके हवाले से थोड़ा सा स्कूल का हो जाए कि यहाँ बैठने का बहुत मसला है बच्चों का। दूसरा ये है कि लड़कियों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। चलें जी, ये ज़बरदस्त पैकेज आपने देखा, और आज की इस गर्मी के अंदर ये पैकेज तो ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ है। आज भी ऐसे नौजवान पाकिस्तान में मौजूद हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, सियासी तौर पर भी काम कर रहे हैं और समाजी तौर पर भी काम कर रहे हैं। वरना आमतौर पर देखा यह जाता है कि कोई भी नौजवान, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद अपने करियर को परसू करते हैं। लेकिन ऐसे नौजवान भी हैं, ये भी पाकिस्तान है जहाँ पर लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कम जो बच्चे हैं जो तालीम की तरफ नहीं आ सकते, उनको राग़िब करने की कोशिश करते हैं और मुफ्त तालीम फराहम करते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ऐसे लोगों को गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और सलाम भी पेश करते हैं। तो अभी गुड मॉर्निंग आज में वक्त हो एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो कि माशरे के हवाले से तमाम तर अच्छाई और बुराई को हाईलाइट करते हैं, यानी कि सहाफ़ियों के हवाले से, क्योंकि आज है प्रेस फ्रीडम डे। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, अब गुड मॉर्निंग आज में हम डिस्कशन करेंगे एडिटोरियल के हवाले से। और एडिटोरियल के हवाले से जब भी हमें कुछ डिस्कस करना होता है तो उसके लिए सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो
प्रेस फ्रीडम डे है, तो उसके लिए उन तमाम ही सहाफ़ियों को, इन तमाम ही लोगों को जो कि अपने मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेज़ और खिराज तहसीन पेश करते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, मौसम कैसा भी हो, ईद हो या फिर कोई बड़ा इवेंट हो, लेकिन आप तक वो खबरें पहुँचाने का सिलसिला जारी रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सबा किसी भी माशरे को, तहजीब याफ्ता माशरे में प्रेस जो एक बड़ा सुतून कहलाता है माशरे का, और आज़ादी सहाफ़त ही जो है वो एक सोसाइटी, एक कौम की पहचान होती है कि कितनी आज़ाद है, कितनी ख़ुद मुख्तार है, कितनी तहजीब याफ्ता है। क्योंकि अगर आप सप्रेस करोगे प्रेस को तो आपने ह्यूमन राइट्स को प्रेस कर दिया, आपने आम आदमी की आवाज़ को कानों तक पहुँचने से रोक दिया। प्रेस जर्नलिज़म में हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में शुमार होता है, जो ख़तरनाक तरीन मुल्क है सहाफ़ियों के हवाले से। कई सहाफ़ियों की जानें गई हैं इस महाज पर अपने इस कॉज के लिए, और ख़ुद आज न्यूज़ ने भी कई कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आपको याद होगा कि हमारे ख़ासकर हमारा कोयटा ब्यूरो और कोयटा धमाके में हमारे कैमरामैन शहीद हुए, और इसके अलावा भी कई कुर्बानियाँ हुई। कोई कितने ही बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस काम में जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज के दिन इस बात की तजदीद करनी चाहिए कि सहाफ़ियों को ना सिर्फ जो डेसिडराटा होता है, जो उनके काम के हवाले से जो उनको आसाइशें सहूलतें दी जाती हैं, ना सिर्फ ये बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी यकीन दहानी करनी चाहिए। हुकूमत का काम है ये। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा ने आर्टिकल 19 के हवाले से जब ये बात कर रहे थे, जो इस डे को मनाने का मकसद ही यही था कि गवर्नमेंट के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि लोग सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, सहाफ़ी जो है वो जब अगर आप भी रिपोर्टिंग आपने की हुई है, सब आपको ज़्यादा मालूम है कि जब हम बाहर जाते हैं तो वी फील अवरसेल्फ वल्नरेबल, बिल्कुल, क्योंकि कुछ नहीं पता होता। और ख़ासकर पाकिस्तान में तो अभी कुछ अरसे पहले अगर आप पास देख लें तो कितना ख़तरनाक था, धमाके होते थे, गोलियाँ चलती थी, किसी कुछ नहीं पता होता था कि कहाँ पर सहाफ़ी की कवरेज के दौरान क्या हो जाए। जब धमाका होता है तो लोग भाग रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं, और हम लोग करीब जाके रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या सूरत हाल है, फैक्ट्स क्या है, वो हम अपने लोगों तक बताएं ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पे क्या सूरत। देखिए ना, मालूमात के ज़राए के लिए अपनी जानों को दाव पे लगाते हैं। अभी आप देखें अफगानिस्तान में 8 से 9 सहाफ़ी जो हैं वो धमाके में की नज़र हो गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सहाफ़ी बरादरी का। चाहे वो देखें अफगानिस्तान के हमारे बॉर्डर से बाहर हैं, बॉर्डर्स के अंदर हैं, सहाफ़ी है। सहाफ़ी जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए, लोगों के लिए काम करता है। अफगानिस्तान में तो आपने जिक्र किया, वहाँ पे तो डेडलीस्ट एक दिन के अंदर तकरीबन 10 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, 9 धमाके के अंदर शहीद हुए, और एक को बाद में असैसिनेट किया गया, बाकायदा टारगेट किलिंग की गई, और बताया ये गया कि दाइश की जानिब से किया गया। तो सहाफ़ियों के लिए जहाँ पे हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे उनकी फलाह बहबूद के लिए भी तो बात होनी चाहिए। सहाफ़ियों की हालत ज़ार अगर आप देखें, यानी जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो उनको यहाँ तक प्रोवाइड नहीं की जाती। मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की अगर बात की जाए वहाँ तो फिर भी डिसेंट आप कर सकते हैं। आप अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें, तो यहाँ तो सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है। बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है। इसकी बात ये सही है कि सहाफ़ियों के हुकूक की जो जिम्मेदारी, देखें ना, तंजीमें हैं। आप अगर देख लें ये प्रेस क्लब देख लें और दूसरी एजेंसी देख लें, KUJ टाइप के अगर आप देख लें, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन ये एक महदूद जो है इनका जो स्फेयर होता है बड़ा लिमिटेड होता है, ये उसमें काम करती हैं। असल काम है इनके तहफ़्फ़ुज़ का हुकूमत का, ना सिर्फ हुकूमत का बल्कि उन इदारों का भी जिनसे सहाफ़ी हज़रात मुंसलिक होते हैं। क्योंकि हमने कई जगह देखा, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं, तनख्वाहों के मामले में मसाले हैं, मरात हैं, कुछ सामान उनके जो चीज़ें देनी हैं वो नहीं दी जाती, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। उनको मरात तो छोड़ें, जो बेसिक जो उनकी ज़रूरत होती है उसको पूरा नहीं किया जाता, तो वो अपनी जो है अपनी ड्यूटी किस तरह अदा करेंगे और कितने मसाइल के शिकार होते हैं, ये सब जानते हैं। सही। चलें जनाब, उन तमाम सहाफ़ियों को आज सलाम जो कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? अच्छा, एडिटोरियल से पहले आपने एक चीज़ शेयर करनी थी, वज़ीर आज़म हाउस में कोई इक्विपमेंट वगैरह मंगाया जा रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये एक तजवीज़ पेश की थी बजट में कि वज़ीर आज़म हाउस में जो एक रिमोट मॉनिटरिंग और सैटेलाइट रिकॉर्डिंग के लिए वॉइस डेटा ब्लॉक करने के लिए दिया गया है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में, हम तो दूर की बात है सबा, हमें आप तो जर्नलिस्ट को छोड़ दें, जर्नलिस्ट की भी मॉनिटरिंग होती है, पता है आपको। ये जो असल कहानी है, वज़ीर आज़म हाउस में
को ब्लॉक करने के लिए, ताकि वो सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिए जाए जो कि उनको उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जो बातें हो रही हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए ये कहा जा रहा है कि एजेंसीज लगी हुई है और हमारे वजीर आजम हाउस तक सिग्नल्स आते हैं जिससे डेटा चोरी किया जाता है। उसके लिए जो है ये तकरीबन 1,55,00,000 रुपए का बिल जो है ये तजवीज़ की बजट में। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि क्लियर हो चुकी है, लेकिन तजवीज़ थी कि 1,55,00,000 रुपए जो है इन 2 डिवाइसेस के लिए लाए जाएंगे जो कि ब्लॉक कर देंगे। अभी हम आते हैं इसी बात पर, अगर आपने छेड़ ही दिया तो मैं बताऊं कि जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं सबा, ये मोबाइल जो है ये हमारा एक ऐसा पार्टनर है जो कि स्पाई है। और आपको मालूम ही नहीं है कि आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपकी मॉनिटरिंग, न सिर्फ आपकी मॉनिटरिंग बल्कि आपका बिहेवियर भी कॉपी हो रहा है। आप देखते हैं, कभी आपने ये गौर किया कि हम मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद जब हम किसी सोशल मीडिया साइट पे जाते हैं तो हमें वही रेलेवेंट ऐड आ रहे होते हैं नजर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज स्पाइंग। ये क्या होता है कि आपके बाज़ ऐसी डिवाइसेस में, मैं सेट का नाम नहीं लूंगा, कि उस सेट में ऐसा भी होता है उनकी डिवाइस में, एप्लीकेशंस में, कि ऑटोमेटिकली आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाता है, आपको पता भी नहीं होता। अब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी जो है वो जा रही है, वो उसी के हिसाब से आपको ऐड, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आपके लोग मिलने वाले सब सारी डेटा आपका जा रहा होता है। इस बात के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी, आप फेसबुक के ऊपर आपकी जो फेवरेटीज होती हैं या जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो फौरन से ऑप्शन भी जो है वो दे रही होती है, फेसबुक आपको मिल रहे होते हैं वहां से नोटिफिकेशन, तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये फेसबुक के थ्रू मुझे वही नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं। फेसबुक की आपने बात की तो फेसबुक में आपको पता है ना, अभी एक ये कैम्ब्रिज एनालिटिकल कंपनी बैन कर दी गई है। उन्होंने बैन क्या कर दी, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। बरतानवी ये एजेंसी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में अपनी कैंपेन के लिए इसको इस्तेमाल किया था। मालूम हुआ कि इस एजेंसी ने, इस इदारे ने फेसबुक का 8,70,00,000 सार्फिन का डेटा जो है वो इन्हें दिया और उनकी मर्जी के बगैर, जिसकी अब तहकीकात हो रही है। इवन रिपब्लिकन जो है जो इस काम में इंटरफेयर नहीं करते, वो भी अब मुजम्मत कर रहे हैं। 60 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है फेसबुक को। जबरदस्त मौजूद छेड़ा है आपने, क्योंकि आपने छेड़ा है। आपने छेड़ दिया तो हमारे पास एक एक्सपर्ट भी मौजूद है इस पूरे मामले में बात करने के लिए। लाहौर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं फाद मलिक, कोडर हैं और इस हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, साइबर स्पेस के हवाले से लिखते भी रहते हैं और प्राइवेसी को प्रमोट भी करते हैं। फाद, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। कैसी सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर साइबर स्पेस के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से? जो साइबर क्राइम लॉज हैं, जैसे कि सारी दुनिया में जो इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, वैसी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर तो नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। 2016 से पहले तो कोई साइबर क्राइम लॉज थे भी नहीं। अभी 2017 के टुवर्ड्स एंड पे जो साइबर क्राइम लॉज इनिशिएट हुए हैं, जो यूनानिमसली असेंबली ने पास किए हैं, उसमें ज़्यादा उन्होंने वर्डिंग को जानबूझ के वेग रखा हुआ है कि ये किस पार्टी को सूट करते हैं एग्जैक्टली। सही, ये गवर्नमेंट को सूट करते हैं। अच्छा फहद, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो उन्होंने लॉज वहाँ पर मेंशन किए हैं वो बहुत ज़्यादा वेग हैं। यानी कि अगर एक कॉमन पाकिस्तानी उन लॉज को पढ़े तो उसको समझ में नहीं आता है कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ ये लॉज जो हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। तो थोड़ा सा इसको मजीद डिस्क्राइब कीजिएगा इन लॉज के हवाले से। देखिए, जो लॉ की जुबान है वो क्लियर नहीं है, जैसे कि मैं पहले कह रहा था। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसको ये सूट करते हैं? जो जब एक पाकिस्तानी जो है वो उसके लिए फेसबुक के ऊपर कमेंट करना या किसी के ऊपर तनकीद करनी, जो कि एक नॉर्मल बात होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये अहाते के अंदर आती है। मगर जो हमारे साइबर लॉज हैं वो ज़्यादा गेयर टूवर्ड्स हुए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जाए। ठीक, अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए आप बता रहे हैं साइबर लॉज बनाए गए हैं। अच्छा फहद, लेकिन सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा आगे है। पाकिस्तानियों के लिए शायद ये कोई नई बात हो कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, टेक जाइंट्स हैं, वो किस तरह से आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, आपकी स्पाइंग करते हैं। इस हवाले से आपने एक आर्टिकल भी लिखा था डॉन अखबार के अंदर, उस हवाले से अगर आप हमारे नाज़रीन से कुछ तफसीलात शेयर करें। मेरा जो आर्टिकल था वो डेटा सर्वेलेंस के ऊपर है। आई थिंक ये चीज़ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि डेटा सर्वेलेंस असल में है क्या। जब भी आप इंटरनेट के ऊपर आपकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है और उस ट्रैकिंग के नतीजे में जो भी डेटा एक्यूमुलेट होता है, जैसे आपने किसी
कोई कमेंट किया है या कोई ऑनलाइन परचेस किया है या किसी फ्रेंड की पिक्चर को कमेंट किया है, तो उस डेटा को जब सिस्टमैटिकली लॉग करके स्टडी किया जाता है आपके बिहेवियर को समझने के लिए, आपकी परचेस इंटेंशंस को समझने के लिए, तो वो डेटा सर्वेलेंस के अंदर आ जाता है। ठीक। इसके अंदर यूजुअली जब इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था तो एडवर्टाइजिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था कि आप एडवर्टाइजिंग, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते थे। कि एड्स जब चलते हैं, जैसे शो के ब्रेक में भी चलेंगे, उससे बेहतर ये है कि आप यूजर को कोई भी ऐड दिखाएं, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक एड्स दिखाएं। ठीक, जो कि दैट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, मसला तब होता है जब आप जी। अच्छा, ये एक बताइएगा कि क्या ये हकीकत है कि मार्च के महीने में पाकिस्तान से खुफिया मालूमात जो हैं वो अमेरिका ने हासिल की हैं, और क्या कोई ख़ास ये एप्लीकेशंस होती हैं, कोई एल्गो होता है इनका, या अपने माइक्रोफोन के जरिए डेटा चुराते हैं? क्योंकि कई मरतबा देखा गया है कि डेटा हम सिर्फ किसी से बात कर रहे होते हैं और हमें जो है ना रेलेवेंट ऐड आ रहा है, जिसका आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया है, और आपने कहा कि अवर रूम आर नथिंग मोर देन अ मॉनिटर्ड केज। तो कितनी हकीकत है इसमें, ये 13 अरब खुफिया मालूमात के हवाले से? ये इस बात पे तो कमेंट करना मुश्किल है मेरे लिए कि क्या ये वाकई पाकिस्तानियों के डेटा चुराया गया है। हाँ, मगर ये प्लॉजिबल है कि हो सकता है ऐसा किया गया हो। अगर यूएस जैसी रियासत के अंदर 87 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है वोटर डेमोग्राफिक को, कि वो ट्रम्प को इलेक्टोरेट जिता सकें, तो ऑब्वियसली ऐसा मुमकिन है कि आपके फ़ोन को एज अ स्पाइंग डिवाइस, मेरे कॉलीग भी बता रहे थे अभी शो पे कि बिल्कुल फ़ोन को यूज़ किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, बिहेवियर पैटर्न। लेकिन पाकिस्तान में तो ये मसला है ही नहीं, शायद लोगों को अभी पता भी नहीं है कि ये डाटा सर्वेलेंस होती क्या है और साइबर स्पेस की सर्वेलेंस होती क्या है। हम तो बड़े मजे से स्मार्टफोन अपनी जेब में रखते हैं, डाटा हमारा ऑन होता है, फेसबुक एप्लीकेशन उसमें होती है, दूसरी एप्लीकेशन उसमें होती हैं, तो इस बात से बिल्कुल कतई नजर कि हमारा माइक्रोफोन भी मॉनिटर हो रहा है, हमारा कैमरा भी मॉनिटर हो रहा है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें तो अभी तक इस बात की आगाही भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, और ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका फ़ोन जिसके बगैर अब गुजारा रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है, वही आपका सबसे बड़ा मॉनिटरिंग डिवाइस है। फोन अगर आप ऑफ भी कर सकते हैं, पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे फ़ोन के हवाले से कि हम लोग अपने फ़ोन के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, हमारी तमाम प्राइवेसीज उसके अंदर होती हैं, वहीं पर अब इस अवेयरनेस के लिए क्या करना पड़ेगा कि लोगों को ये पता चल सके कि अगर आपने स्मार्टफोन यूज़ करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से सिक्योर बना सकते हैं, और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपकी मॉनिटरिंग हो रही है या फिर आपके साथ में कोई डेटा सर्वेलेंस का मामला हो रहा है। देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो है आपके फ़ोन की सेटिंग ऑप्शंस, या आप जो ऐप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उसकी सेटिंग्स ऑप्शंस। ठीक, मसला तब आता है क्योंकि इन ऑप्शंस को फ्रंट एंड सेंटर रखा नहीं जाता, इनको डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर सब कैटेगराइज कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मगर अगर आप फेसबुक की बात करते हैं तो आपके पास प्राइवेसी के ऑप्शंस काफ़ी डिटेल्ड हैं, मगर क्योंकि हम उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यूज़ करते हैं तो हम एज अ डिफ़ॉल्ट आप सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं जो कि पब्लिक है। लेकिन बास टाइम ऐसा भी देखा गया है, मैं एक स्टडी देख रहा था, उसमें यह था कि उसने प्रूव किया कि अपना सेल फोन ऑफ किया और उसने ट्रैवल किया, और ट्रैवल करने के बाद जब वापस उसने सेल फोन ऑन किया तो गूगल के पास डेटा मौजूद था। इसकी क्या है, ये कैसे मुमकिन हुआ? आप गालिबन MSNBC के रिपोर्टर की स्टडी को रेफर करें जिसमें 2 फोन्स के थ्रू एक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब फोन ऑफ भी हो जाता है तो इट हैज़ अ GPS सिस्टम, अच्छा, जिसको रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। GPS बेसिकली आपकी रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करता रहता है, जिसकी वजह से वो सारी कहाँ पे बंदा ट्रैवल कर रहा है, सारे दिन में कहाँ पे गया, उस चीज़ को लॉक किया जा सकता है, जो कि प्राइवेसी रूल्स के अगेंस्ट है। अच्छा ठीक है, प्राइवेसी रूल्स की बात हो रही है और बात हो रही है स्मार्टफोन्स के हवाले से, और ये कि प्राइवेसी को किस तरीके से सस्टेन किया जाए। तो वहाँ जहाँ पर हर इंडिविजुअल को चाहिए कि वो अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है या जो भी उसकी सर्विसेज वो ले रहा है तो वो उसको बखूबी और बगौर देखे कि इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं, सेटिंग ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन वहीं ओवरऑल जो इस सारे सिस्टम को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके लिए उनको क्या इकदाम करने चाहिए ताकि वो अपने मुल्क के, अपने शहर के लोगों की तमाम प्राइवेसीज को जो है वो सिक्योर बनाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से तो अगर आपने
किसी भी ऐप को यूज़ करने से पहले या फ़ोन को जब आपने एक्टिवेट किया था तो एक लंबा चौड़ा टर्म्स एंड एग्रीमेंट का मैनिफेस्टो आता है जिसको लोग पढ़ते ही नहीं है और पढ़ना है भी नहीं चाहिए क्योंकि वो एक लीगल जुबान में लिखा गया जो कि शायद एक बंदा जो कि लीगली ट्रेंड है, लॉयर है, वो ही उसको जल्दी समझ सकता है। मगर इसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फ्रंट एंड सेंटर उस टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स के अलावा सामने रखा जाए ताकि एक लेमैन को भी पढ़ते साथ ही पता लग जाए कि अगर वो ये ऐप या डिवाइस यूज़ कर रहा है तो उसके बदले में वो अपनी इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर रहा है। सही। लेकिन ऐसा भी तो हुआ है अभी फेसबुक के केस में आप देख लें कि यूजर्स ने साइन भी कर दिया लेकिन उन्होंने अपनी प्राइवेसी, अपनी सीक्रेट पॉलिसी को, जो 2011 में फेसबुक पे ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने यूजर्स की मर्जी के बगैर अपनी पॉलिसी चेंज की और जो कैम्ब्रिज एनालिटिकल को डेटा फराहम किया उनकी मर्जी के बगैर, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी अमेरिका में हो रही है। इस पर आप क्या कहते हैं? यूजर ने साइन कर दिया प्राइवेसी लेकिन जो वायलेट कर रही है जो एप्स या जो सॉफ्टवेयर एजेंसीज हैं। जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल है 2014 में, जो फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसीज थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर आप फेसबुक के डेवलपर एंगल से वाकिफ़ हैं तो उसके अंदर थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई वर्कआउट ऐप यूज़ करते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर लॉग इन विद फेसबुक का एक बटन होता है। वो आपको शुरू से अपनी लॉगिन एक फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता, बेसिकली अपनी एग्जिस्टिंग फेसबुक इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उस ऐप को जल्द यूज़ कर लेते हैं। तो थर्ड पार्टी ऐप्स की वजह से ये होता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका में भी यही हुआ। एक रिसर्चर थे अलेक्जेंडर कोगन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के, उन्होंने दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ गालिबन आपका नाम है, जो उन्होंने बनाई थी। और उस वक्त जो फेसबुक की सिक्योरिटी पॉलिसीज थी उसके हिसाब से लोगों का डेटा शेयर करने की थी इजाज़त, मगर अलेक्जेंडर कोगन उसको उस पे ये रिस्ट्रिक्शन थी कि वो ये आगे किसी को नहीं दे सकता। ठीक, सही। ये सिक्योरिटी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में एक लेकिन फेडरल ट्रेड कमीशन जो है वो अभी इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अमेरिका का, कि इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि फेसबुक ने वायलेशन की है। एक सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि देखें, एक हम पार्लियामेंट अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं सभा से बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए इक्विपमेंट जो है उसको मॉनिटर करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, सिग्नल के लिए 1,55,00,000 मख्तस किए गए हैं बजट के अंदर। तो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस जैसी एक सेफ स्पेस या प्लेस जो है वो वल्नरेबल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? तो हम किस तरीके से अपनी प्राइवेसी को जो है वो सेव कर सकते हैं? देखिए अगेन जैसे मैं कह रहा था, सेटिंग आपने अपने डिवाइस की सेटिंग्स और ऐप की सेटिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में यूज़ करते हैं, सब कुछ पब्लिकली शेयर हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाएं, उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑप्शंस को थरोली रिव्यू करें। इससे बेहतर और कोई स्टेप है नहीं और कोई काउंटर मेजर ले नहीं सकते। इसके अलावा चंद और सेकेंडरी ऑप्शन जी, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जिसके अंदर आपके फ़ोन को एज ए सिक्योरिटी डिवाइस यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपको एक पिन कोड, SMS या ईमेल किया जाता है एज ए सेकेंडरी लॉगिन इंफॉर्मेशन, जिससे आप प्राइवेसी को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आप बात कर रहे हैं फाद, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो सिक्योरिटी, आपने कॉर्पोरेशन से बचना है, उनकी स्पाइंग से बचना है, दूसरा आपने स्टेट सर्वेलेंस से बचना है। पाकिस्तान को स्टेट ऑफ सर्वेलेंस कहा जाता है, जहां पे बहुत सारी, क्योंकि काउंटर टेररिज्म की भी चीजें हैं, नेशनल एक्शन प्लान है, तो यहाँ पर स्टेट सर्वेलेंस बहुत ज्यादा है। इसी सूरत हाल के अंदर आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सहाफ़ियों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि नफीस भाई बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस इस वक्त वल्नरेबल है, और फिर साथ साथ NSA का आप अगर जानते हैं बैकग्राउंड, तो वो पूरी दुनिया में सर्वेलेंस करता है। ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, आम आदमी क्या कर सकता है? देखिए काउंटर मेजर्स, इसमें बहुत ज़्यादा एथिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है कि स्टेट को चाहिए कि अपने लॉज को इतना स्ट्रिक्ट ना करें कि आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही कर्व करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट कुछ कर नहीं पा रहे। साइबर क्राइम लॉज के अंदर फ्री स्पीच को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया गया है। आप गवर्नमेंट के किसी भी नुमाइंदे को तनकीद का निशाना बनाएं और अगर वो उनके साथ सही रेजोनेट ना करे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो हमारे स्टेट का तो ये हाल है कि हमारे पास मैसेज मिलते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके 35,000 रुपए निकल आए, या मैं खुदा का वास्ता अस्पताल में मौजूद 1,000 रुपए का बैलेंस चीज तक नहीं ब्लॉक कर पाए। देखिए उसका सेल फोन नंबर तो जनरेट होता है,
ये क्यों नहीं करता, ये हमें ही कहा जाता है कि या तो ये मैलिशियस जो एप्लीकेशन है इसको इस्तेमाल ना करें, जो आपके क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है इसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है, वाईफाई जो है वो ऐसा। तो हुकूमत का क्या काम है इसमें? देखिए हुकूमत अपने एंड से जो चीज़ है उसको तो ठीक कर ही सकती है ना। यहाँ पे दो डिफरेंट बातें हो रही हैं, एक तो वो एक्शन जो गवर्नमेंट ने लेने हैं और दूसरे वो एक्शन जो एंड यूजर ने लेने हैं, जैसे मैं और आप हैं जी। गवर्नमेंट तो इस चीज़ को इंश्योर कर ही सकता है ना कि अगर जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो मैसेजेस हैं वो गालिबन रोज़ हर एक को फ़ोन के ऊपर आते हैं, तो क्या गवर्नमेंट को इस चीज़ का उनके ये नॉलेज में ये बात है कि ये ऐसा हो रहा है तो वो ऐसा कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है शायद पीटीए ने एक ऐसी लाइन बनाई हुई है जहाँ पे आप ऐसे स्पैम मैसेजेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है फाद, आपने अगेन अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि चूंकि ये मौजू इतना ज्यादा बड़ा है कि इस पे गुफ्तगू का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता, वक्त मुख्तसर है। फाद आपने प्रोग्राम में बहुत शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। और नफीस भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, नफीस भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एम्बुलेंस के हवाले से और हमारे साथ होंगे अमन टेक के CEO। So stay with us, keep watching. Good morning आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो गुड मॉर्निंग आज में अब हम बात करेंगे थोड़ी सी सेहत के हवाले से, और हम बात करेंगे उन बीमार पेशेंट्स के हवाले से जिनको सडन कोई अटैक आ जाता है, वो घर में मौजूद हों, किसी स्पॉट पर मौजूद हों और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कोई बेहतर सर्विस, कोई बेहतर एम्बुलेंस नहीं मिल सके, और अगर एम्बुलेंस मिल भी जाए तो उसके अंदर वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर एपरेटस, वो तमाम तर इक्विपमेंट्स ना मौजूद हों जो कि पेशेंट को फौरी तौर पर चाहिए, तो मरीज़ बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस के सिलसिले में देखा जाए तो बहुत सारी NGOs हैं जो अपना काम सर अंजाम दे रही हैं, हुकूमत की दिलचस्पी बहुत कम नज़र आती है। ऐसी ही सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मिस्टर अहमद जलाल साहब ने, जो कि CEO हैं अमन फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है आपको हमारे शो पे देखकर, क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं जितनी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी NGO है अमन फाउंडेशन, तो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि आपने ये कब स्टार्ट की और कैसे आपको ख्याल आया कि आप ये NGO स्टार्ट करें? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने का, मैं आज TV पे आने का। सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो हमारे वर्कर्स को जाता है, हमारे जो फील्ड स्टाफ होते हैं, हमारे एम्बुलेंस स्टाफ हैं या हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो एक्चुअली धूप में और मेहनत करते हैं और एक मुश्किल हालात में कराची के अवाम की और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते हैं। सो यू नो द क्रेडिट, एक्चुअल क्रेडिट गोज़ टू देम। ये जो NGO का इनकाद हुआ था ये तकरीबन 2008 से शुरू हुआ था, और उसके पीछे जो विजन था वो ये था कि इंसान की दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंसान की ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसमें उसका हुनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान को एक मुसीबत में जो चीज़ डालती है उसकी हेल्थ रिस्क डालता है, उसको पॉवर्टी में डालता है। सो किस तरह इस दो एरियाज़ को हम उनमें काम किया जाए। उस ज़माने में हमने जब देखा कि जो दो एरियाज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैप है 2008-2009 में, एक है स्किल्स डेवलपमेंट का, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, हुनर दिलाना होता है। वहाँ पे हमने फिर अमन टेक का एक इदारा शुरू किया, और दूसरा एरिया था इमरजेंसी मेडिकल केयर, जो कि दुनिया भर में हम देखते हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बाकी शहरों में एक ज़बरदस्त किस्म की एम्बुलेंसेज होती हैं जो आपको प्री हॉस्पिटल केयर, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्री हॉस्पिटल केयर आपको वहाँ पे आपकी जो तीमारदारी है वो शुरू हो जाती है। उसका हमने एक इनकाद किया, एक अमन एम्बुलेंस जो कि पीली एम्बुलेंसेस के नाम से जानी पहचानी जाती हैं कराची में, कि उनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे न्यूयॉर्क का जो स्टाइल है उसके ऊपर हम उसको शुरू करें और कराची में अवाम की उसमें खिदमत करें। अहमद जलाल साहब ये बताएं कि जो अमन एम्बुलेंसेज हैं वो किस तरह डिफरेंट है बाकी एम्बुलेंस से? जी देखिए, जो अमन एम्बुलेंस हम उनसे कहते हैं अमन लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज, बिकॉज इसके अंदर एक तो ये प्रॉपर एम्बुलेंसेज हैं जिसको फैब्रिकेट किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है टू एन एम्बुलेंस स्टैंडर्ड, के अंदर जाएंगे वहाँ पे बैठने की जगह होगी, ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट के लिए जगह होगी। इसके अंदर 73 हेल्थ केयर रिलेटेड SKUs होते हैं, जिसे कहते हैं चीज़ें होती हैं, बेशक दवाइयाँ हों, इंजेक्शन हो, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर हो,
इनमें जो है 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस और एक होता है कार्डिक होता है। कार्डिक में ये होता है कि उसके अंदर कार्डिक मॉनिटर भी होता है। अच्छा। खुदा चीज फंस गई हो तो आपको वो सक करके निकाल देता है। आपके अगर इलेक्ट्रिकल शॉक देना हो तो ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर से जो इलेक्ट्रिक शॉक भी यानी सडन ट्रॉमा से अगर बाहर निकालना हो तो उसकी तमाम तर सहूलतें इस एम्बुलेंस के अंदर जो है वो मौजूद। एक एम्बुलेंस में अहमद साहब ये बताइएगा कितना स्टाफ मौजूद होता है आपका? जी, जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट में 2 स्टाफ होता है, जिसमें एक ड्राइवर होता है हमारा हमारे जो EVO जिसे कहते हैं व्हीकल ऑपरेटर, वो भी बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेन होता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। और उसके अलावा एक पैरामेडिक नर्स होता है। सही। उसके अलावा जो मैंने बताया था एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है, कार्डिक में होता है, उसमें 3 लोग होते हैं, 3 लोग, जिसमें एक EVO होते हैं और एक नर्स और एक पैरामेडिक होते हैं। पैरामेडिक होते हैं। अच्छा, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। जो एम्बुलेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, हकीकी मानों में तो एम्बुलेंस शायद वैसी ही होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, स्पेशली कराची, तो यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो शायद पिक एंड ड्रॉप सर्विस तो हो सकती है, वो एम्बुलेंस हम उसे नहीं कह सकते। और ये जिम्मेदारी तो बुनियादी तौर पर रियासत की है, स्टेट की है, गवर्नमेंट की है कि वो एम्बुलेंस सर्विस फराहम करे रेस्क्यू के लिए। यहाँ पे तो ऐसी कोई सर्विस नज़र नहीं आती, तो आप लोगों को कैसे ख्याल आया कि हम ये शुरू करते हैं सर्विस? देखिए, वो एज ए हमें बहुत ज़्यादा केसेस उस ज़माने में हुए थे। पर्टिकुलरली एक केस हुआ था जो फैमिली में, जो हमारे ट्रस्टीज़ के फैमिली में, जहाँ पे एक गन शॉट वूंड को डील किया गया था, एम्बुलेंस में पिकअप किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह उनको उठाया गया था, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया था, उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, एज कम्पेयर्ड टू द एक्चुअल गन शॉट। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत मार्जिन होता है, आप किसी की लाइफ को बचा सकते हैं, लेकिन आप मिस हैंडल कर जाते हैं पेशेंट के साथ, आप सही प्रॉपर तौर से जज नहीं कर पाते कि इसको हैंडल किस तरीके से करना है और इसको प्रॉपर हैंडल करके हॉस्पिटल पहुंचाना है। ट्रेनिंग होती है, ट्रेन नहीं होते हमारे जो आम तौर पर लोग हैं, वो ट्रेन नहीं है। ये बिल्कुल एक्चुअली इंसान को उठाना, उस वक्त डील करना बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव होता है, बिकॉज इंसान की बॉडी उस वक्त जो है ना अंडर स्ट्रेस होती है। हमारा पीछे अमन एम्बुलेंस में एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा। जहाँ से कॉल आप करते हैं 1021 वहाँ का नंबर है, तो जब आप कॉल करते हैं वो एम्बुलेंस को डिस्पैच कर देते हैं, बट उसके बाद वो उनको गाइड भी करते जाते हैं। अगर कोई पेशेंट हो कि अगर खून बह रहा है तो आप साफ कपड़ा लेके वुंड के ऊपर रखते हैं, तो वो वहाँ से उनको गाइड भी करना शुरू करते हैं। और वो ये भी कह देते हैं अगर आप पेशेंट के बहुत करीब है तो आप पीछे आके खड़े हो, पीछे हो जाए, सर्टेन स्पॉट से कांटेक्ट होता है तो फिर वो उस तरह से पेशेंट की जो है वो टेक केयर कर रहे होते हैं। अच्छा, एम्बुलेंसेस की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर फैसिलिटेशन है और इतना फैसिलिटेट करती है तमाम पेशेंट्स को। वहीं यूजुअली थोड़ा सा बात करते हैं सोसाइटी बिहेवियर के हवाले से कि एक एम्बुलेंस को हॉस्पिटल से या अपने स्पॉट से लेके किसी के घर पहुंचना है और मरीज़ को पिकअप करना है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं जो कि ट्रैफिक के चैलेंजेस होते हैं। तो यूजुअली आप लोगों का रिस्पॉन्स रेट क्या है और जो चैलेंजेस आपको रास्ते में फेस करने पड़ते हैं वो क्या चैलेंजेस? देखिए, जब हमने एम्बुलेंस शुरू की थी 2009 में, जब एम्बुलेंस का पूरा निज़ाम लगाया था, उस वक्त हमारा रिस्पॉन्स टाइम 12 मिनट था, बिकॉज उस वक्त कराची की जो पॉपुलेशन थी वो ज़रा कम थी, कराची के ट्रैफिक ज़रा बेहतर थी। अब जो है कराची की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, आपको पता है कराची तो बहुत बढ़ रहा है। उसके अलावा हमारा रोड वर्क्स भी आपने देख रहे हैं कि काफ़ी रोड वर्क्स हो रहे हैं, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये होता है कि लोग एम्बुलेंसेस को रास्ता ज़्यादा नहीं देते, या चंद बार मैं कहूँगा कि लोगों को रास्ता नहीं देते। और हमने इसके साथ एक ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के साथ एक पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाई थी, रास्ता दे के नाम से, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। बिकॉज एम्बुलेंस में, मैंने भी अमन एम्बुलेंस इस्तेमाल की हुई है, कोई बंदा भी एम्बुलेंस में हो सकता है, और बंदा आप जहाँ पे एम्बुलेंस के बाहर है, आप गाड़ी में, कोई बंदा भी एम्बुलेंस में हो सकता है। एक चीज और है, अगर एम्बुलेंस में पेशेंट है तो लोग तो फिर रास्ता देते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा ही जाता है अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है हूटर बजाते हुए और एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट उनको नहीं नजर आया, तो उसे बुरा भला भी कहा जाता है, उसे रास्ता भी नहीं दिया जाता। इस बात से बिल्कुल कता नजर कि वो एम्बुलेंस हो सकता है किसी को पिक करने जा रही है इमरजेंसी के अंदर, इसीलिए उसे रास्ता दिया जाए। लेकिन ये सोशल बिहेवियर हमारा कैसे चेंज हो सकता है? क्या ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है? आई थिंक अवेयरनेस की फैलाने की ज़रूरत है। आई थिंक, और मैं सबसे ये चाहता हूँ कि अवेयरनेस स्कूल्स में फैलाया जाए, बिकॉज जो बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, जब उनको ये अवेयरनेस होती है, जिस तरह बाहर के मुल्कों में उनको
क्रॉसिंग पे यू नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की अवेयरनेस दी जाती है और ट्रैफिक रूल से आगाही दी जाती है, बिकॉज वो एक बार आदत वहाँ से लग जाए तो आगे तक चलती रहती है। इंसान जब बड़ा हो जाता है तो आदत चेंज करना जरा मुश्किल हो जाता है। आप जितनी भी कैंपेन कर लें वो थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट कम बड़ा टाइम लगेगा लोगों को अवेयरनेस देने में कि किस तरीके से उनको डील करना चाहिए कि अगर ट्रैफिक के दौरान इस तरह की एम्बुलेंस उनको हूटर दे रही है तो वो रास्ता उनको एटलीस्ट दे दें, क्योंकि उसके अंदर कोई सीवियर पेशेंट भी हो सकता है। इसी हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। CEO अमन फाउंडेशन के अहमद जलाल साहब इस वक्त हमारे साथ गुड मॉर्निंग आज में मौजूद हैं, जिनसे ढेर सारी बातें हमने करनी है इस अहम इशू पे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब वक्फे पर जाने से पहले बात हो रही थी अमन टेक फाउंडेशन के हवाले से, और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अहमद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया अमन फाउंडेशन को कि तालीम के लिए भी काम कर रहे हैं और सेहत के लिए भी काम कर रहे हैं। सेहत के हवाले से आपकी एम्बुलेंसेज हैं, तालीम के हवाले से आपने बताया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आपने बनाए। इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में आप क्या करते हैं, लोगों को क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं? देखिए, हमारे जो यूथ है, पाकिस्तान की यूथ है, वो हमारा बहुत बड़ा सासा है और एक तरह से उनको हमने सबसे ज़्यादा लेवरेज करना है, यूज़ करना है पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोसाइटल ग्रोथ के लिए। सो उसमें एक एरिया है जो वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे स्किल्स डेवलपमेंट होता है। हर बंदा यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता और जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उसका ज़रूरी नहीं कि आपके जॉब्स हों जो यूनिवर्सिटी लोगों के लिए हों। सो बहुत से मुल्क जिन्होंने तरक्की किया, चाहे साउथ कोरिया हो या जर्मनी हो या इवन US हो, उन्होंने अपना हमेशा स्किल्स का एक अल्टरनेटिव एक करियर पाथ पॉलीटेक्निक्स के थ्रू खोला है, जहाँ पे लोग एक बेसिक एजुकेशन लेके, स्किल्स हुनर लेके वो एक नौकरी कर सकते हैं और अपने लिए ज़रिया माश बना सकते हैं। उस सिलसिले में अमन टेक की हमने बुनियाद डाली थी 2011 में। माशाल्लाह अब तक तकरीबन 10,200 ग्रेजुएट्स अमन टेक से निकल चुके हैं और उनमें से 69% जो हैं जो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। सो एक तरह से एक बड़ी कहावत है कि आप एक इंसान को मछली खिलाने से बेहतर है उसको सिखा दे कि वो मछली किस तरह पकड़ सकता है, तो उसकी ज़िंदगी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। सो अमन टेक भी उसी एक काविश है उसी सिलसिले में कि हम किस तरह पाकिस्तान की यूथ को इक्विप कर सकें कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे से आगे बढ़ा सकें। जब वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से आपने बात की तो डेफिनेटली इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे कि लोग जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहें या उनका इंटरेस्ट जिस डिपार्टमेंट में हो वो उसमें आके ट्रेनिंग हासिल करें ताकि उनको बाद में जॉब्स भी मिल सकें। तो ये बताएं कि जो लोग आपके पास आते हैं वो तरीक़ेकार क्या है, वो आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं या फिर आप किसी तरीके से कोई अवेयरनेस आपकी कैंपेनिंग होती है कि जी वी हैव अ प्लेटफॉर्म टू कि हम आपको बता सकें? सो हम साल में 2 दफ़ा इंटेक करते हैं। हाँ। एक दफ़ा दिसंबर जनवरी में। अच्छा। और एक दफ़ा अभी जून जुलाई में। 2 हमारे इंटेक होते हैं, 6-6 महीने के हमारे कोर्सेज होते हैं। उस वक्त हम बहुत ज़्यादा कैंपेन करते हैं एरियाज़ में, कोरंगी में, लांढी में, औरंगी में, ऑल द एरियाज़ ऑफ कराची, पूरे कराची में, जहाँ पे हम टिकर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज हमारे जो यूथ है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे होते हैं, तो उसके थ्रू काफ़ी कैंपेन करते हैं। मोहल्ला क्रिकेट करवाते हैं। अच्छा। इस तरह की जो है कभी हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थिएटर्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की है, बिकॉज एम्बुलेंस की जहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग की भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस। अहमद साहब ये बताइए, आपने कहा 6-6 महीने के आप इंडक्शन करते हैं बाद और 6 महीने का कोर्स होता है। जी। तो वो कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, हमारे तकरीबन 12 ट्रेड्स हैं जिस वक्त हम कर रहे हैं, 12 एरियाज हैं। जो सबसे बड़े ट्रेड्स हैं वो हैं ऑटो मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन RAC जिसे कहते हैं, उसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थोड़ा सा हम एक चीज़ कहते हैं कैट कैम जिसे डिज़ाइन कहते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, उसका भी कोर्स कराते हैं। ख़वातीन के लिए हम टेक्सटाइल मशीनिस्ट कि आप ये पर्दे बना सकें, क्विल्ट्स बना सकें, कपड़े बना सकें। सो ऑल टुगेदर तकरीबन 12 ट्रेड्स हैं जो भी हम 6 महीने के हम कोर्सेज रन करते हैं। तो इसमें आप जो मेंबर वाइज लोगों को एजुकेशन दे रहे होते हैं, उन कोर्सेज को बता रहे होते हैं, या फिर आप लोगों की कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि जितने लोग भी आके किसी भी ट्रेड को ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं? नहीं, वो हमारे एक लिमिट होती है डिपेंडिंग ऑन के हमारी इनटेक कितनी हुई है, डिपेंडिंग हमारे इंस्ट्रक्टर्स कितने हैं, लैब्स कितने हैं। बिकॉज एक मैं आपको बात बताऊँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ नॉट अबाउट
थ्योरेटिकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग ये है कि आपकी लैब्स कितनी है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है। 70 to 80% टाइम जो होता है वो लैब्स में गुजरना चाहिए, बिकॉज आपका काम उसी तरह आता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन लैब के अंदर जाना जरूरी है, सही कह रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ अहमद साहब, ये जो आपने बात पहले इब्तदाई में कही कि यूनिवर्सिटीज में जाना शायद ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि आपको शायद जॉब भी ना मिले। लोग हायर एजुकेशन तो ले लेते हैं, पाकिस्तान में वैसे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, और दुनिया भर के अंदर ये चीज़ है कि लोग अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी से निकला है उसको जॉब नहीं मिलती, एक ऐसा स्टूडेंट जो टेक्निकल कोर्स करके कोई मार्केट में आया है उसको जॉब मिल जाती है, उसको काम मिल जाता है। तो कितना सिग्निफिकेंट है इस तरह के प्रोग्राम्स? देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, पाकिस्तान को हर महीने 1,50,000 जॉब्स क्रिएट करनी है, क्रिएट करनी है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, कि हमारा जो यूथ आ रहा है अंदर, हाँ, वो एंगेज हो जाए, काम में हो जाए। अगर नहीं एंगेज होगा तो वो दूसरे गलत कामों में पड़ सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि ये 1,50,000 यूनिवर्सिटी डिग्रीज के थ्रू नहीं होएगा, बिकॉज वो तो हम कर नहीं सकते। इंडिविजुअल्स को भी कुछ इसको जो है ना, आप वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, और जो आपने बात बड़ी अच्छी की, जिसे हम कहते हैं, मैं कहता हूँ माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, कि यार आप वर्कशॉप खोल लें, आप ये मोबाइल फ़ोन की फिक्स करने की मशीन खोल लें, आप दुकान खोल लें, या फिर आप प्लम्बिंग वगैरह। अगर आप मेगा प्रोजेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप माइनर से स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका जो रोजगार है वो तो स्टार्ट हो रहा है, और एक बंदा 2-3 बंदों को और नौकरी का रोजगार क्रिएट कर सकता है। तो इसी तरह मजीद जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन। अहमद साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसिस होती हैं डिग्रीज़ की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप चले जाएँ, एक आम आदमी हायर एजुकेशन नहीं ले सकता। तो आप जो टेक्निकल कोर्सेज देते हैं 6 महीने के, उसकी क्या फीसिस होती हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, हमारा जो फीस होती है वो महीने की 1500 से लेके 2500 तक जाती हैं। इसका डिपेंड करता है कि कितना कंज्यूमेबल्स हैं, कितनी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं उसके लिए। इसकी कॉस्ट तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये पर महीने की कॉस्ट होती है। सो यकीनन यूनिवर्सिटी डिग्री से सस्ता है, तो आप उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह है कि ये हम हाईली अचीवेबल है। लेकिन ये कॉस्ट कम कैसे है? आप क्या सब्सिडाइज करते हैं उसे? ये जो हम जो कॉस्ट जो पे करते हैं उसको हम सब्सिडाइज करते हैं, हम फंड रेजिंग करते हैं, डोनेशन के थ्रू हम कॉल करते हैं लोगों से, और हमारे कॉर्पोरेट्स काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं। इस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उन्होंने हमें 50 बच्चों को स्पॉन्सर कर दिया। उसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वो कहते हैं कि जी, या वी फील कि ये अच्छी एक एरिया है, और एक ऐसा है कि स्किल्स डेवलपमेंट है, और यही बच्चे हमारे पास कहीं काम कर सकेंगे। तो फ्यूचर बनते हैं वो बच्चे आगे जाके, क्योंकि इतना टैलेंट होता है उनके अंदर कि वो आगे जाके प्रूफ भी कर सकते हैं, और प्रूफ करते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। अच्छा, जहाँ पर आपने फंडिंग के हवाले से बात की, सपोर्ट सिस्टम के हवाले से बात की, तो एक तो ये बताइएगा कि इतना ज़बरदस्त आपकी एनजीओ काम कर रही है, क्या कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिली? और सेकंड, लोगों का रिस्पांस कैसा है आपकी जो सर्विसेज हैं? देखिए, मैं दोनों डिफरेंट एरियाज में बात करूंगा। हेल्थ में डेफिनेटली कराची में गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज मैं 200 एम्बुलेंस कराची में ज़रूरत है इस तरह की लाइफ सेविंग। हमारे पास वक्त 60 हैं, जिसकी वजह से हमारा रिस्पांस टाइम 12 से 18 मिनट का हो चुका है, और एवरी मिनट मैटर्स। और ये ऐसी चीज़ है कि जिसको चलाने के लिए आपको गवर्नमेंट सपोर्ट, बोथ फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट की ज़रूरत है। कराची में इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। इस वक्त तकरीबन 300 ऐसी कॉल्स हैं कराची में जो हम नहीं पिक कर सकते बिकॉज एम्बुलेंसेज नहीं हैं। सो हम दिन में तकरीबन 300 कॉल्स करते हैं, और 300 ऐसी कॉल्स है जो हम एम्बुलेंस, ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, एंड दीज आर हाई लेवल रिस्क कॉल्स होती हैं जहाँ पे लोगों को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। जो कि मतलब ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे अगर कराची की अगर ख़ास तौर पे बात करें, वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर सेहत का बहुत बुरा हाल है, कराची के अंदर बहुत मेजर अस्पताल कोई है नहीं। अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने का जो आपने रिस्पांस टाइम बताया वो 12 मिनट से भी अब बढ़ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस का होना तो बहुत ज़रूरी है। 60 एम्बुलेंसेस तो बहुत कम है। एब्सोल्युटली, अगर खुदा ना खास्ता नागहानी आफत कराची में कोई आ जाए, और आपके हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें अच्छे अस्पताल्स भी हैं। हीट वेव के हवाले से अगर बात कर लेना, 2015 में जो हाल हुआ था उसमें कितनी मुश्किल हुई थी, बहुत ज़्यादा, और कितने लोग हो गए थे, फिर उसके लिए हमने हीट वेव कैंप्स बनाए थे। बट अगर आपके पास एक प्रॉपर एम्बुलेंस सिस्टम हो तो ये एक तरह से आपका हेल्थ केयर जो हमारा सिस्टम है जो फ्रैगमेंटेड है, ये कनेक्टेड नहीं है, होना चाहिए कनेक्टेड होना चाहिए, फ्रैगमेंटेड, उसको वो बेहतर और मोर एफिशिएंट कर सकता है। सो डेफिनेटली ज़रूरत है कि ज़्यादा एम्बुलेंस हो, और गवर्नमेंट को चाहिए कि आप जैसे लोगों को एटलीस्ट सपोर्ट करे
करे ताकि सोसाइटी के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हल हों। बहुत शुक्रिया अहमद जलाल साहब, CEO अमन फाउंडेशन हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और इंतहाई अहम इशू के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों की मदद होती है। और ये भी उन्होंने बताया कि एम्बुलेंसेस के हवाले से कि एम्बुलेंसेस के अंदर क्या क्या फैसिलिटेशन होनी चाहिए ताकि वो लोगों के काम आ सके। तो गुड मॉर्निंग आज में अभी वक्त हुआ है जनाब, आपने ये ज़बरदस्त से गीत सुने। डेफिनेटली तमाम लोगों की जो मेमोरीज़ होती हैं, जब वो अपने इरा के बारे में सोचते हैं तो वो रिफ़्रेश हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मेमोरीज़ जो हैं वो रिफ़्रेश हो गई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और 37 बरस हो चुके हैं इनको दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनका फ़न आज भी ज़िंदा है और जो उनके मद्दा हैं वो आज भी उनके गीतों से और उनकी जो फिल्म्स थी उनसे महसूस होते रहते हैं। सही। तो अब कुछ मौसम के हवाले से हम बात कर लेते हैं। और मौसम की बात करें तो मुल्क के बालाई इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हल्की और तेज़ बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने बेशतर मुकामात पर मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। बिल्कुल पेशगोई तो कर दी है, लेकिन कराची की अगर बात करें सबा तो कराची में बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। और जैसा कि आप इब्तिदाई में भी कह रही थी कि मौसम शुरू में तो ऐसा होता है, यानी जब सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है कि ठंडा मौसम होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। और आज यही सूरत हाल है। शॉर्ट टर्म हीट वेव का भी खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई थी। तकरीबन बताया जा रहा है कि 43% सेल्सियस से ज़्यादा आज दर्जा हरारत होने वाला है। तो आज लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। तो जो लोग बाहर हैं गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, धूप के अंदर बराह रास्त ना निकलें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों को आज परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है और डेफिनेटली उनको इक़दाम भी करने चाहिए कि वो बच सकें इस गर्मी से ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। शाहिद अब्बास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मौसम की सूरत के हवाले से बात करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तर्जुमान हैं। शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये बताइएगा कि जो शॉर्ट टर्म हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है ये कितने दिन तक रहेगा? देखिए कराची में जो आज से दर्जा हरारत बढ़ रहा है ये आज और कल के लिए है। परसों को टेम्परेचर वो ही 35-6 की रेंज में आ जाएंगे। तो ये इस वजह से है कि हवा की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हवाएं जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शुमाल मगरबी सिमत से आने की वजह से समुद्री जो सी ब्रीज है वो कट ऑफ हो जाएगी। हवा में नमी का तनासर बहुत कम हो जाएगा, 20% से भी कम हो जाएगा। और खुश्क हवा जो है वो जल्दी से गर्म होगी, जिसकी वजह से आज टेम्परेचर जो है 41+ होने का चांस है। और ये कल भी इसी रेंज में या इससे थोड़ा कम होगा और परसों को बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म जो चेंज है ये हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अच्छा, हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से 41+ तक जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि मजीद कुछ बारिशों के हवाले से बताइए। आप कह रहे हैं कि ये 1-2 दिन ऐसा मौसम, उसके बाद कुछ क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? देखिए इसकी वजह से जो सिंध का टेम्परेचर जो अपर सिंध काफी गर्म जा रहा था 50 की रेंज में था, उसमें 5 से 6 डिग्री कमी आ जाएगी। लेकिन कराची का मौसम जो था वो तो काफी बेहतर था इसकी वजह से, और वो जो है वो इस हवा की वजह से गर्म हो जाएगा। और अपर और बलाई इलाकों में जो है अगले 2 दिन जो है वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा कि मौसम आमतौर पे मार्च अप्रैल के अंदर इतना ज्यादा गर्म नहीं होता था पहले, अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मौसमियाती तब्दीलियां होती जा रही हैं, तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उसमें से 2 चीजें हैं। एक तो चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके साथ साथ अभी आप देखेंगे तो यूरोप में इस साल पिछले सदियों के और कई सौ सालों के रिकॉर्ड जो है टूट गया सर्दी के। इसमें असल ये है कि मौसम में शिद्दत आ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है और सर्दी भी बढ़ रही है। और उससे ये होता है कि इसी तरह जो है बारिशों की इंटेंसिटी बढ़ रही है और बारिशों के वक्फे ना होने के वक्फे बढ़ रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त अपने नाजरीन को बताएं कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि 2 दिन का ये शॉर्ट टर्म हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है, उसके बाद मौसम बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। मौसम बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। तो जैसे कि शाहिद साहब भी बता रहे हैं और महकमा मौसमियात ने बेशतर मुकामात पर मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है, तो इस हवाले से पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं, फिर मजीद डिस्कशन करेंगे। कहीं रिमझिम तो कहीं ठंडी हवाएं, मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम सुहाना हो गया।
बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता रात से हल्की व तेज बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह का आगाज आसमान से बरसते मोतियों से हुआ। मालाकंड, हजारा, बन्नू, फैसलाबाद, सरगोदा डिवीजन में भी अब्रे करम जमकर बरसा। कालाम में 12 और बन्नू में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हजारा, मालाकंड, लाहौर डिवीजन समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जुम्मे को भी बारिश का सिलसिला जारी रखने की नवीद सुना दी। तो जनाब ये पैकेज आपने देख लिया है और इससे पहले हमारे साथ शाहिद साहब मौजूद थे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तर्जुमान थे। वो यही कह रहे थे कि 2 दिन तक मामला थोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद ठंडा हो जाएगा, मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अच्छा ओवैस, जिस तरीके से आज हम डिस्कशन कर रहे थे हमारे एडिटोरियल के सेशन में, नफीस नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और हमने जो पहली बात की थी वो हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से बात की थी। तो सहाफ़ियों के लिए जो है वो तमाम तर हमने बहुत सारी बेस्ट विशेस दी थी और मेरे लिए भी आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त दिन है, बड़ा अहम दिन है। बिल्कुल, आज मैंने भी अपनी एंकरिंग का आगाज़ आज न्यूज़ से ही किया था और वो भी 3rd में था, तो मेरे लिए भी आज काफ़ी बड़ा दिन है और बाकी दुनिया के अंदर एक संगे मील हो गया। हाँ बिल्कुल, तो उसी तरीके से तमाम सहाफ़ियों के लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। वहीं पर जो इनकी काविशें हैं, जो हमारे जर्नलिज्म का करंट स्टेटस है, अगर उस हवाले से बात की जाए तो आज वाकई में हमारी जो रिपोर्टिंग है, आज वाकई में हमारी जो खबरें हैं बहुत फास्ट हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है, स्पेशली आज ने उसकी तो पूरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम हर वो खबर चलाते हैं जो कि तस्दीक शुदा होती है और हम सनसनी जो है वो मोस्टली नहीं फैलाते। आप सही कह रही हैं, सनसनी फैलाने का नहीं किया जाता, लेकिन उसमें सब जहाँ दूसरे मसाइल हैं उसमें एक बात और भी है कि ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर भी, खास तौर पर सेंट्रल एशिया की बात करें और सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा माहौल, इतना साजगार माहौल नहीं है कि सहाफ़ी बासानी रिपोर्ट कर सकें। इसी मौजू पर बात करने के लिए पाकिस्तान के मायनाज और सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है प्रेस फ्रीडम के हवाले से? देखिए, जो RSF का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो कि 2002 से जारी हो रहा है, अगर हम उसको देखें तो पिछले 4-5 साल के दौरान पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। उसकी वजह यह है कि अब सहाफ़ियों के पाकिस्तान में कत्ल और उनके कातलाना हमलों के वाक़यात निस्बतन कम हुए हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है कि अब पाकिस्तान में ठीक है, सहाफ़ियों पे कातलाना हमले नहीं हो रहे, कम हो गए हैं, उन कत्ल अभी भी हो रहे हैं, कम हो गए हैं। पिछले 1 साल के दौरान 5 सहाफ़ी पाकिस्तान में कत्ल हुए हैं, लेकिन वाक़यात कम हुए हैं, उसकी वजह से पोजीशन तो बेहतर हुई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी नामालूम अफराद जो हैं वो सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना के गायब हो जाते हैं। इस्लामाबाद जो है वो फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान का सबसे खतरनाक इलाका करार दिया है। ये बड़ी हैरत की बात है। और आम परसेप्शन ये है कि फाटा बहुत खतरनाक है, बलूचिस्तान बहुत खतरनाक है, लेकिन फ्रीडम नेटवर्क की जो रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले जारी हुई है उसके मुताबिक सबसे खतरनाक इस्लामाबाद है और उसके बाद पंजाब जो है वो सहाफ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है। तो अब मरकज में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जारी बात है, उसके लिए ये चैलेंज है, उसको चाहिए सूरत हाल बेहतर बनाए। ये हुकूमत पिछले 4 साल से वादा कर रही है कि हम जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असेंबली में मंजूर करेंगे। उस बिल पर सहाफ़ी तंजीमों के साथ इनकी बातचीत भी होती रही। अब 4-4.5 साल गुजर गए हैं, हुकूमत खत्म होने वाली है, अभी तक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो ना असेंबली में पेश हो सका है और ना ही मंजूर करवाया जा सका है। तो इसलिए पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो सहाफ़ियों के लिए बेहतर नहीं है। गैर एलानिया सेंसरशिप है पाकिस्तान में, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, हमारी जो आज़ादी है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सूरत हाल तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए इतनी बेहतर नहीं है। खुद सहाफ़ियों को अब अपने तौर पर उठ के खड़ा होना होगा और अब बहुत ज़्यादा मजीद यूनिटी शो करनी होगी ताकि उनके राइट्स और उनकी जो सिक्योरिटी है उसको मुमकिन बनाया जा सके। देखिए, आपको याद हो कि जब सलीम शहजाद को अगवा करके कत्ल किया गया तो उस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ी तंजीमें बिल्कुल मुत्तहिद थी और सहाफ़ियों ने मुत्तहिद होकर एहतजाज किया था। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद फिर जो मीडिया है ये डिवाइड हो गया। खास तौर पे 2014 के बाद
मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जो आपस की चपकलश है, और फिर जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट है ये भी डिवाइड होगी, 2-3 हिस्सों में तकसीम हो गई। हर जगह पे जो यूजेज हैं, जो यूनियन ऑफ वो तकसीम है, तो सहाफ़ी